Hi Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी जो लैन चिंगेजुन और लैन कुरैन से जिद करके फाइनली विंग को अपने साथ जिंगशी में रखने के लिए सबको कन्विंस कर चुका था, पर जब वो विंग को जिंगशी की तरफ ले ही जा रहा था तभी अचानक उसे याद आता है कि उसकी जिंगशी पूरी विंग के अलग अलग तरह के पोर्ट्रेट से भरी पड़ी है। साथ ही वहाँ विंग के रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स और बाकी चीज़ें भी है। जैसे ही वांग जी को ये याद आया था, वो विंग को अपने जिंगशी में ले जाने के लिए हेजिटेट कर रहा था। वही विंग वो कंफ्यूज था, पर वांग जी तो सच्चाई जानता था, इसीलिए वो तुरंत अपने भाई के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। लैन सिचैन ये सुनकर अपनी फैमिली की हेल्प लेते हैं और जिंगशी जो वांग जी का रूम है, जिसे ऑब्वियसली वांग जी का रूम नहीं बल्कि विंग के चीज़ों का और पोर्ट्रेट का म्यूजियम कहा जा सकता है, उसे क्लीन करने के लिए जा चुके थे। लैन फैमिली के साथ साथ जिन्स जियांग्स नीस भी वांग जी का रूम साफ कर रहे थे। वही दूसरी तरफ विंग के लिए फूड भी प्रिपेयर किया जा रहा था। विंग जो थक चुका था और रेस्ट करना चाहता था, पर वांग जी की वजह से वो ठंड में बाहर इधर से उधर टहल रहा था। वांग जी के साथ ऐसे टहलने में उसे अच्छा तो लग रहा था, पर उसकी वो थकावट उस पर हावी हो रही थी, जिस वजह से वांग जी जो ये समझ रहा था वो विंग को अपनी बातों में लगा चुका था। साथ ही बातों बातों में वांग जी विंग से एक वादा भी ले चुका था, जिसका यूज वो फ्यूचर में करने वाला था और जिस बारे में विंग को कोई भी आइडिया नहीं था। वांग जी देखता है कि बहुत देर हो चुकी है। विंग जिसे ठंड लग रही थी उसे वांग जी ने अपने अपर लेयर को उतार कर दे दिया था। वो दोनों अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से जियांग चैंग और यानली दोनों भी उन्हें आवाज़ देते हैं। जैसे ही वांग जी जियांग चैंग की आवाज़ सुनता है, वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ यानली और जियांग चैंग उन दोनों को बुला रहे थे। वांग जी तुरंत विंग का पहले हाथ छोड़ता है और वो जियांग चैंग की तरफ भागते हुए जाता है। जियांग चैंग जब ये देखता है, वो थोड़ा शॉक तो हो चुका था, पर वांग जी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा वियर्ड था जब से विंग आया था, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वांग जी तुरंत जियांग चैंग के सामने जाकर खड़ा होता है और जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, पूरा रूम ठीक से तो कर दिया ना? विंग की एक भी तस्वीर नहीं है ना? जियांग चैंग जो वांग जी का ऑब्वियसली दोस्त था, वो वांग जी के साथ इतना फ्रेंडली तो नहीं था, पर वो दोस्त थे। वो वांग जी की तरफ वियर्ड फेस बनाते हुए देखता है और इरिटेडली कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे रूम में डीमन गॉड के 100 से भी ज़्यादा पोर्ट्रेट है और इतनी सारी बुक्स, वो भी खुद तुमने लिखी हुई। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमसे बड़ा भक्त उनका कोई नहीं हो सकता। ये सुनना था कि वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, पर अचानक ही उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो जियांग चैंग की तरफ देखते हुए फ्रस्ट्रेटेडली कहता है, जो पूछा है उसका जवाब दो ना। जियांग चैंग एक नज़र पीछे देखता है, तब विंग भी उन्हीं की तरफ आ रहा था। जियांग चैंग वांग जी की तरफ देखता है और लो वॉइस में कहता है, हाँ सब कुछ कर दिया है। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी और जियांग चैंग जैसे ही देखता है कि विंग बिल्कुल वांग जी के पीछे आकर खड़ा हो चुका है, वो डीमन गॉड की तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हुए कहता है, डिनर रेडी हो चुका है और आपके लिए रूम भी प्रिपेयर हो चुका है, आप चल सकते हैं। विंग स्माइल करता है और जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मैं तुम सब लोगों के बारे में जानता तो हूँ, पर फिर भी क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? बस श्योरिटी के लिए। जियांग चैंग डीमन गॉड को डीप बो करता है और अपना नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सेम यानली भी करती है। डीमन गॉड जियांग चैंग के सामने जाता है और उसे कहता है, अरे यार ये फॉर्मेलिटीज़ बंद करो, वैसे भी डीमन रेलम में सब यही सब करते हैं, मैं ये सब देखकर पक चुका हूँ। थोड़े दिन के लिए नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो नहीं दोस्तों की तरह समझ सकता हूँ, तो एटलीस्ट नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह तो बिहेव करो। ये इतनी ज़्यादा इज्जत इसकी आदत तो है, पर अब पसंद नहीं आती। तुम जानते हो मेरे एक भी दोस्त नहीं है, अभी तो मैंने वांग जी को अपना दोस्त बनाया है। तुम सब चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो, करोगे मुझसे दोस्ती?
ये सुनना था कि चैंग और यानली दोनों के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वही वांग जी, उसका फेस लटक चुका था, मतलब उसका ओमेगा, जिसे ऑब्वियसली वो अपना ओमेगा मानता है, वो किसी और से उसके अलावा दोस्ती करेगा, ये उसे मंजूर तो नहीं था, पर वो विंग से कुछ कह भी नहीं सकता था। खैर, वांग जी भी ये जानता था कि विंग का नेचर थोड़ा फ्रेंडली है और इतने दिनों से अकेले रहते रहते, या यूँ कहा जाए इतने सालों से अकेले रहते रहते वो पक चुका है। ये बात वांग जी बहुत अच्छी तरीके से 1 साल पहले ही समझ चुका था, क्योंकि विंग एक फ्रेंडली पर्सन है जिसे बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है। पर गॉड होने की वजह से विंग शायद ही ये सारी चीज़ें कर पाता है, तो अब उसे मौका मिल रहा है तो वो ये सब चीज़ें करेगा। इस बात का वांग जी को अंदाज़ा था। पर खैर, उसे इन लोगों से दोस्ती करने में विंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई मैरिड था सिवाय वांग जी के, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चैंग और यानली विंग से दोस्ती कर लेते हैं और विंग उन्हें खुद के नाम से ही पुकारने के लिए बोलता है। जैसे लंजा विंग को पुकारता है, वैसे ये सभी विंग को विंग कहकर ही पुकार सकते हैं। वांग जी इससे अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है, पर वो कुछ कहता नहीं। वही चैंग और यानली खुश हो चुके थे और वो विंग के तरफ देखकर नोट करते हैं। विंग, चैंग, यानली और वांग जी चारों भी वहां से जिंगशी के लिए जाने के लिए निकल चुके थे। विंग, जिसका हाथ फिर से वांग जी ने पकड़ लिया था। चैंग और यानली इस बात को नोटिस तो करते हैं पर कुछ कहते नहीं। साथ ही विंग के ऊपर वांग जी का वो क्लोथ भी ये दोनों नोटिस कर चुके थे, पर फिर भी सब ऑलरेडी वांग जी की फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, तो ऑलरेडी ये सब तो वांग जी की हेल्प ही करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो ये सब दोस्त है। कुछ ही दूरी पर बात करते करते, चलते चलते ये फाइनली जिंगशी में पहुंच चुके थे। जिंगशी के पास पहुंचते ही वांग जी, जिसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे अभी भी इन सब लोगों पर ज़्यादा यकीन नहीं था, क्योंकि वो तो खुद के बारे में जानता था ना। वो जानता था कि उसने विंग के पोर्ट्रेट कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं, कहाँ कहाँ उसने उन सारी बुक्स को रखा है। इवन उसका पूरा जिंगशी डीमन गॉड के चीज़ों से भरा पड़ा है, तो उसे थोड़ी टेंशन तो थी। इसीलिए वो जिंगशी का डोर ओपन करता है और विंग को बिना अंदर इनवाइट किए सीधा अंदर घुसकर इधर उधर देखने लगता है। पर वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है, क्योंकि अंदर सब क्लीन था और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अरेंज कर दी गई थी। वहाँ एक भी पोर्ट्रेट नहीं था। ये देखकर वांग जी फाइनली रिलैक्स हो चुका था। पीछे से विंग भी रूम में एंटर करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, जो अपने ही रूम को किसी ऐसी तरह देख रहा था जैसे ये रूम उसी के लिए नया हो। विंग कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, क्या ये सच में तुम्हारा रूम है? वांग जी, जो अब जाके होश में आया था, वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है और विंग की तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देखते हुए कहता है, क्या मतलब? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही इस रूम में पहली बार आए हो? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी अपना रूम पहले देखा नहीं है? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और फिलहाल वो यही सोच रहा था कि सच में ये ओमेगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वही यानली और चैंग, वो दोनों भी हंस रहे थे, क्योंकि वो तो सच्चाई जानते थे ना, इसीलिए उन्हें विंग की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। वांग जी बातों को घुमाने के लिए कहता है, अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं तो बस ऐसे ही, मतलब हाँ, मैं फूड ढूंढ रहा था। विंग कंफ्यूज हो जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, फूड? वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ, फूड एक्चुअली मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से तुम्हारे लिए डिनर मंगवाया था ना, मैं वो डिनर ढूंढ रहा था। विंग वियर्ड फेस बनाते हुए कहता है, क्या तुम डिनर सीलिंग पर करते हो? ये सुनते ही चैंग और यानली जोर जोर से हंसने लगे थे। वही वांग जी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मतलब फूड टेबल पर या नीचे की तरफ देखना है ना, तुम ऊपर क्यों ढूंढ रहे हो? क्या खाना हवा में लटकता है गुस्सू में?
चैंग और यानली जो ऑलरेडी सिचुएशन जानते थे तो उन्हें अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वही विंग वो जैसे ही पीछे से हंसी की आवाज़ सुनता है वो पीछे मुड़कर चैंग और यानली को भी एक कंफ्यूजिंग लुक देता है और बाद में फिर से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मतलब कहीं तुमने सीक्रेटली ओमेगास की फोटो को अपने रूम में तो नहीं लगा के रखा था ना? ये सुनना था कि वांगजी जिसकी हलक में आवाज अटक चुकी थी वही चैंग और यानली वो और भी लाउडली हंसने लगे थे। विंग पीछे मुड़ के देखता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम इसका सीक्रेट जानते हो? क्या सच में ऐसा था? क्या यार, मैंने मिस कर दिया क्या? वैसे कौन से ओमेगा की फोटो थी? चैंग और यानली क्या आंसर देते? वही वांगजी वो एम्बेरस हो रहा था। वो विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं नॉवल हांगवांग जुन हूँ। ऐसे काम मैं नहीं करता। ये सुनना था कि पीछे से और भी जोर से हंसी की आवाज आने लगती है जो किसी और की नहीं बल्कि लैन सिचैन और नी हुसैन की थी जो फूड लेकर जिंगशी में एंटर कर रहे थे। वही पीछे पीछे मिंजू मेंग्याओ और जिशुन और वेंचिंग भी थी। सब हंस रहे थे। वही विंग जो समझ रहा था कि वांगजी कुछ ना कुछ छुपा रहा है। शायद विंग ने उसे पकड़ भी लिया है पर कंफर्म तो विंग नहीं जानता ना, इसलिए वो बस सबको कंफ्यूजिंग लुक दे रहा था। वांगजी जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो चुका था क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि ये सब लोग क्यों हंस रहे हैं। वो पीछे मुड़ता है और सबको एक एंग्री लुक देते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी जोकर है और गेम दिखा रहा है जो इतना हंस रहे हो आप लोग। वांगजी जिसने ये बात बहुत गुस्से में कही थी इसीलिए सब चुप हो जाते हैं पर सब अपने अपने लिप्स को अपने तीत में दबाकर हंस रहे थे। वांगजी सब की तरफ देखता है और सिचैन की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ से फूड की प्लेट्स ले लेता है और उन प्लेट्स को टेबल पर रखने लगता है। सिचैन और नी हुसैन भी उन बाकी प्लेट्स को ठीक से टेबल पर अरेंज कर देते हैं, साथ ही एम्परर स्माइल के उन जार्स को भी। वांगजी जैसे ही देखता है कि सारा सामान मतलब सारा फूड ठीक से अरेंज हो चुका है वो सब की तरफ देखते हुए कहता है, मैं डीमन गॉड का ख्याल रख लूँगा, उन्हें खाना भी खिला दूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। वैसे भी सब थक गए होंगे ना, सुबह से इतना काम जो कर रहे हैं। सो गुड नाइट, रास्ता उस तरफ है। इतना बोलकर वो जिंगशी के गेट की तरफ पॉइंट करता है। वही सब लोग इन दोनों के बीच में रुकना तो चाहते थे पर रुक नहीं सकते थे क्योंकि वांगजी का वो अनोइंग और गुस्सेल फेस, साथ ही रुकते भी किस रीज़न से, इसीलिए वो सब चाहकर भी इनकी मज़ा देखने के लिए रुकते नहीं और पीछे मुड़कर बाहर की तरफ जाने लगते हैं। पर हर कोई हंस रहा था। वही विंग जो अभी भी कंफ्यूजिंगली सबको देख रहा था। जैसे ही सब बाहर जाते हैं वांगजी हार्शली जिंगशी का डोर बंद कर देता है और वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो विंग अभी भी उसे क्वेश्चनिंग लुक दे रहा था। विंग एक टीचिंग स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हारा राज जानते हैं सिवाय मेरे? क्या कुछ छुपा रहे हो मुझसे? ये सुनना था कि वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? कुछ नहीं। ये सब तो पागल है। इन्हें छोड़ो, चलो फूड रेडी हो चुका है। चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम खाना खा लो। बाद में तुमने कहा था ना तुम्हें नींद आ रही है, सोना है, तो चलो सो जाना जल्दी। चलो आओ इधर। इतना बोलकर वांगजी खुद टेबल की तरफ जाता है और विंग को फूड सर्व करने लगता है। वही विंग भी ज़्यादा वांगजी को परेशान नहीं करता और जाकर वांगजी के सामने टेबल पर बैठ जाता है और वांगजी जो फूड ऑलरेडी सर्व कर चुका था उसे इंजॉय करने लगता है। साथ ही वांगजी और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, नॉर्मल बातें। कहाँ थे, क्या किया, कैसे हो, ऐसे ही कुछ। विंग जो खाना खा रहा था, साथ में वांगजी खुद उसे एम्परर स्माइल ग्लास में पोर करके दे रहा था। वही विंग वो ड्रिंक भी कर रहा था और खाना भी खा रहा था।
पूरा 1 जार एम्परर स्माइल का ख़त्म करने के बाद विंग जो फूड भी ख़त्म कर चुका था और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सच में टायर्ड हूँ, सोना चाहता हूँ। वांग जी नोट करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, चलो तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। विंग नोट करता है और वो उठ जाता है। वांग जी विंग को खुद का बेडरूम देता है जहाँ वो खुद रहता है और वह उसी का रूम है, मतलब वही जो साइड वाला रूम था जिसे वांग जी यूज़ नहीं करता, उसमें वांग जी खुद रहने वाला था, क्योंकि उसका रूम पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन है, साथ ही वो वेल्ली अरेंज भी है। और दूसरा रूम जो कोई यूज़ नहीं करता पर वो जिंगशी में है, तो वांग जी को सही नहीं लगा। साथ ही वो चाहता है कि विंग उस रूम को अपना समझने लगे, इसीलिए भी शायद एक सेल्फिशनेस जिस वजह से विंग के साथ वांग जी ये करता है और उसे अपना खुद का रूम देता है। विंग वो रूम देखता है वांग जी की तरफ। विंग मुड़ते हुए कहता है, वैसे ये रूम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल पर बहुत ज़्यादा एलिगेंट। वांग जी विंग की तरफ स्माइल से देखते हुए कहता है, क्या आपको पसंद आया? विंग नोट करता है। वांग जी विंग के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो चलो अब आप सो जाओ, मैं साइड वाले रूम में हूँ, अगर कुछ भी लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। विंग नोट करता है और वांग जी वहाँ से जाने के लिए मुड़ने ही वाला था, तभी विंग वांग जी को आवाज़ देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वो असल में मैं अपने क्लोथ्स नहीं लाया। वांग जी हैप्पीली विंग को अपने कबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसमें मेरे बहुत सारे क्लोथ्स हैं, आपको जो भी पसंद आए वो पहन सकते हो। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, पर वो ख़राब हो जाएंगे। वांग जी तुरंत कहता है, अरे कोई नहीं, वो ख़राब नहीं बल्कि प्रीशियस हो जाएंगे। ये सुनना था कि विंग वांग जी को एक लुक देता है, क्योंकि विंग समझ रहा था कि वांग जी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी विंग कुछ नहीं कहता और नोट करता है। वांग जी जो एक स्माइल पास करता है और बाद में रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और रूम के डोर को लॉक कर देता है और बाद में चेंज करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओमेगा है, ओपन डोर के साथ तो चेंज करेगा नहीं, तो वो अच्छी तरीके से लॉक करता है, अंदर जाता है, बात लेता है, चेंज करता है, खुद को फ्रेश करके वो फाइनली बेड पर गिर चुका था। उसने वांग जी का ही एक इनर रोब पहन लिया था, क्योंकि नाइट का वक्त है, कौन आएगा उसके रूम में, वही वांग जी से उसे कोई डर नहीं है। इसीलिए ऐसे ही वो नाइट बीत जाती है। विंग जी से बहुत अच्छी नींद आई थी, वही वांग जी वो विंग के ख्यालों में खोया हुआ रात भर बस ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और वो लगातार यही सोच रहा था कि विंग उसका प्यार उसके नेक्स्ट रूम में है। ये सोच सोच कर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि विंग उसके बेड पर है, वो उसके क्लोथ्स पहने हुए है। काश वो विंग को देख पाता, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी जो हद से ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था, नर्वस था और न जाने कितनी फीलिंग्स उसके बीच में फ़िलहाल चल रही थी, जिस वजह से वो सो ही नहीं पाता। वही विंग बहुत आराम से सो चुका था। ऐसे ही वो रात गुजर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जो सुबह 5 बजे ही उठ चुका था, यूँ कहा जाए तो वो सोया ही नहीं था, पर 5 बजे वो बेड से उठ चुका था। वो तुरंत रेडी होता है और अचानक उसे याद आता है कि यार यहाँ तो उसके लिए कोई क्लोथ्स है ही नहीं, क्योंकि उसके क्लोथ तो उसके रूम में है। ये सोचकर वांग जी जो पुराने रोब से वही 2 लेयर्स पहन लेता है और रूम के डोर को ओपन करके बाहर आता है। वो देखता है कि विंग अभी तक बाहर नहीं आया। वो बहुत हेजिटेट कर रहा था, पर उसे क्लोथ्स भी चाहिए थे, इसीलिए वो धीरे से विंग के डोर को ओपन करता है। विंग जिसने फ्रेश होने के बाद डोर को ओपन कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये वांग जी का रूम है, ये विंग समझ चुका था, तो अगर कुछ चीज़ वांग जी को लगेगी तो वांग जी आकर ले सके, इसीलिए विंग ने ये किया था। और ऑब्वियसली वांग जी को क्लोथ्स लग ही रहे थे, इसलिए वो धीरे से डोर को ओपन करता है। वांग जी एक नज़र पूरे रूम में डालता है, तब वो देखता है कि सामने बेड पर विंग पीसफुली सोया हुआ है।
वांग जी एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है और धीरे धीरे रूम के अंदर एंटर करता है। वो अपने कदमों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा था क्योंकि उसे विंग को उठाना नहीं था। वांग जी धीरे से अपने कबोर्ड की तरफ जाता है और वहाँ से क्लोथ्स निकाल लेता है। क्लोथ्स निकालने के बाद वांग जी एक नज़र विंग की तरफ देखता है जिसका ब्लैंकेट हल्का सा उसकी बॉडी से हटा हुआ था। वांग जी जो विंग के नेक को क्लियरली देख सकता था और उसे ही देखकर वांग जी के पसीने छूट रहे थे। वही विंग जो पीसफुली सोया हुआ था पर उसने वांग जी के ही क्लोथ पहन के रखे थे। वांग जी ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका था क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने क्लोथ्स को पहचानता था, इसलिए वांग जी को खुशी हो रही थी। पर वो विंग के पास जाता है और विंग के ऊपर उस कंबल को अच्छी तरीके से सेट कर देता है और बाद में रूम से बाहर निकल जाता है। वो रूम से बाहर निकल के एक डीप ब्रीथ लेता है और बाद में फिर से उसी रूम में जाकर चेंज करके वो रूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे मेडिटेशन वगैरह भी करना था। पर वो रूम में तो नहीं करना चाहता था क्योंकि रूम में वांग जी की आसपास वो विंग का वो ओमेगा फ्रेग्रेंस फील कर सकता था जो लगातार उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। ज़्यादा नहीं पर विंग के हल्के हल्के फेरोमोन्स उन रूम्स में फिलअप तो हो चुके थे जो वांग जी के माइंड को अलग ही डायरेक्शन में मोड़ रहे थे, जिस वजह से वांग जी यहाँ तो मेडिटेशन नहीं कर सकता था। वो बाहर गार्डन में जाता है और मेडिटेशन करता है। करीबन 2 घंटे के मेडिटेशन के बाद 7 बजे तक वांग जी वापस आता है और वो फिर से रूम की तरफ जाता है, अपने रूम की तरफ जहाँ विंग रह रहा है। वो फिर से डोर को थोड़ा सा ओपन करता है और अंदर देखता है तो विंग अभी तक भी सो रहा था। वांग जी बाहर आ जाता है। अभी फिलहाल कुछ ही देर बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला था, इसीलिए वांग जी उस तरफ निकल जाता है। वही बाकी सब भी उठ चुके थे क्योंकि गूसू का ये रूल था 5 बजे उठने का, इसीलिए गूसू या यूँ कहा जाए लैंड क्लैन वाले तो सारे उठ चुके थे। पर आज बाकी सब भी जल्दी ही उठ चुके थे क्योंकि सबको डीमन गॉड से मिलने की एक्साइटमेंट थी। इसीलिए आज सब ने ब्रेकफास्ट टेबल पर भी सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही इनवाइट किया था, बाकी कोई भी सर्वेंट मेड वहाँ नहीं थी। सब ब्रेकफास्ट के लिए डीमन गॉड का इंतज़ार कर रहे थे पर वांग जी अकेला आता है। वांग जी को अकेले को देखकर सब वांग जी से डीमन गॉड के बारे में पूछते हैं। वांग जी बताता है कि डीमन गॉड अभी तक घोड़े गधे बेचकर सो रहा है। ये सुनकर सब शॉक हो चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली विंग एक गॉड है, तो सबको लगा था कि विंग जल्दी ही उठेगा, मेडिटेशन करेगा, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या एक्सरसाइज ये वो ऐसे कुछ करेगा। लेकिन विंग तो गधे घोड़े बेचकर सो रहा है, उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं है। खैर, सब विंग के नेचर को देखकर एक बात तो समझ चुके थे कि विंग बस कहने के लिए गॉड है। हाँ, उसके पास पावर्स बहुत ज़्यादा है, दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो इंटेलिजेंट है, सब कुछ सही है, पर उसका दिल किसी बच्चे की तरह है। इसीलिए सब सोचते हैं कि जब विंग उठ जाएगा तब ब्रेकफास्ट करेंगे और फिलहाल कुछ काम कर लेते हैं। तो वैसे तो वहाँ सब गेस्ट थे, इसीलिए काम तो कुछ था नहीं, पर इधर उधर की बातें ये वो ऐसे कुछ क्लैन के रिगार्डिंग बातें, ऐसे सब में वो वक्त बिताने लगते हैं। फिलहाल 10 बज चुके थे और अभी भी डीमन गॉड सोए हुए थे। वांग जी जो खुद विंग से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर विंग जिसे सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी नींद थी, इसीलिए उसे बाहर की खबर तो नहीं थी। वांग जी जब देखता है कि विंग अभी भी बाहर आने के लिए रेडी नहीं है, वो ना चाहते हुए भी जिंगशी में जाता है और डोर को ओपन करके विंग के रूम के अंदर चला जाता है। विंग जो पीसफुली सोया हुआ था, वांग जी उसे हल्के हाथों से उठाने लगता है, मतलब वो विंग को शेक कर रहा था। विंग जो अपनी नींद को डिस्टर्ब होते हुए देखकर गुस्सा हो रहा था, वो थोड़ा चिल्लाते हुए अपनी आईज क्लोज किए हुए ही कहता है, मरना है क्या तुम्हें? तुम जानते हो ना मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, जाओ, क्यों आए हो यहाँ? विंग जो डीमन रेलम में है ये सोचकर वांग जी पर चिल्ला रहा था, पर वांग जी फिर भी बुरा नहीं मानता। वो विंग को सॉफ्टली आवाज़ देकर उठा रहा था। विंग जब कुछ देर बाद होश में आता है और अपनी आईज ओपन करता है, तब वांग जी को अपने सामने देखता है। वांग जी
विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ, ऑलरेडी लेट हो चुका है, सब तुम्हारा ब्रेकफास्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं। विंग जैसे ही ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कितने बजे है? वांग जी पोलाइटली कहता है, 10 बजे है। विंग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, इतनी जल्दी? मैं तो 12 बजे उठता हूँ। ये सुनते ही वांग जी की आइज़ वाइडन हो चुकी थी और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो डीमन गॉड हो। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो कुछ नहीं, जाओ जाके रेडी हो जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं ब्रेकफास्ट पे। विंग जो ऑब्वियसली जानता था कि सबको उससे बात करनी होगी, इसलिए वो नोट करता है। वो उठ जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कुछ ढंग के क्लोथ्स मिलेंगे, तुम्हारे क्लोथ्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए हेल्पलेसली कहता है, फ़िलहाल तो इन्हें ही पहन लो, कुछ देर बाद मैं इंतज़ाम करता हूँ, वैसे भी मैंने ऑर्डर दे दिया है पर आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। विंग नोट करता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तो कोई पेयर निकाल दो मुझे, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। वांग जी ये सुनकर खुश हो चुका था और वो तुरंत नोट करता है। विंग अंदर चला जाता है फ्रेश होने। वही वांग जी वो विंग के लिए क्लोथ ढूंढने लगता है अपने ही क्लोथ्स में। वांग जी जिसके सारे क्लोथ्स ऑलमोस्ट वाइट ही थे, पर फिर भी वो एक ब्यूटीफुल वाइट क्लोथ निकालता है जिस पर गोल्डन कलर का बहुत ब्यूटीफुल वर्क था। वांग जी वही क्लोथ निकाल कर बेड पर रख देता है और विंग को बता भी देता है कि उसने क्लोथ रख दिया है और वो डोर लॉक करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब उसे सबको बताना होगा ना कि डीमन गॉड उठ चुके हैं और सब ब्रेकफास्ट पे आ सकते हैं। कुछ ही देर बाद फाइनली सब ब्रेकफास्ट टेबल पे फिर एक बार आ चुके थे। फिर से यहाँ कोई भी सर्वेंट, गार्ड, मेड कोई नहीं था, सिर्फ रॉयल फैमिलीज के ओमेगास और अल्फास थे। कुछ ही देर बाद विंग अपने क्लोथ्स को एडजस्ट करते हुए वहाँ आता है। विंग जो वांग जी के क्लोथ्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि ये क्लोथ्स ऑब्वियसली बड़े थे। विंग जो एक ओमेगा था, हाँ भले ही वो गॉड है पर वो एक ओमेगा है। वही वांग जी वो एक मस्कुलर अल्फा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही विंग वो फ्रेजाइल तो नहीं कह सकते पर एक ओमेगा की तरह बॉडी कैरी करता है, इसलिए वांग जी के क्लोथ बहुत ज़्यादा उसे संभालने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर भी वो जैसे तैसे करके उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़खड़ा भी रहा था पर जैसे तैसे करके वो आ रहा था। वही उसका ध्यान किसी पर नहीं था पर सबका ध्यान उसी पर था, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा क्यूट थी। वो कभी उस हानफू को हाथ में उठाता तो कभी उसे गुस्से से नीचे फेंक देता, कभी उसके बेल्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा था तो कभी उसके स्लीव्स के साथ। ऐसे ही वो जैसे तैसे हिलते डुलते गिरते पड़ते उस ड्रेस के साथ स्ट्रगल करते हुए उस हॉल में एंटर करता है। उसका ध्यान अभी भी किसी पे नहीं था और सबको विंग को ऐसे देखकर लिटरली हंसी आ रही थी। वो एक डीमन गॉड है, लेकिन कौन उसे देखकर ये कहेगा कि ये डीमन गॉड है। खैर विंग सबके सामने पहुंचता है। अब जाकर कहीं उसकी नज़र सबकी तरफ गई थी। सबके फेस की स्माइल देखकर विंग समझ चुका था कि सब क्यों हंस रहे हैं। वो थोड़ा एम्बैरेस हो चुका था पर वो सबकी तरफ देखकर एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, एक्चुअली वो क्या है ना, मैं अपने क्लोथ्स नहीं लाया था और सारी गलती लंजा की है। वो इतना ज़्यादा टॉल है कि मुझे ये क्लोथ्स फिट ही नहीं हो रहे। अगर वो थोड़ा शॉर्ट होता तो शायद ये क्लोथ्स मुझे ठीक से आ जाते, पर क्या क्या कर सकते हैं। ये सुनकर सब हंस रहे थे, इवन जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि विंग कितना बचकाना रीज़न दे रहा था। मतलब वांग जी की पर्सनैलिटी ठीक ठाक है तो वो वैसे ही क्लोथ पहनेगा और वांग जी विंग के हिसाब से तो क्लोथ नहीं पहन सकता ना। खैर सब स्माइल करते हैं और लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, इट्स ओके, ऑलरेडी वांग जी ने सुबह ही आपके लिए क्लोथ्स को ऑर्डर दे दिए हैं, बहुत जल्द आपके क्लोथ्स आ जाएंगे, तब तक आप इन्हीं क्लोथ्स के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। विंग नोट करता है। वांग जी विंग के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, चलो सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे।
विंग नोट करता है और जाकर वांग जी के साइड में बैठ जाता है। अब यहाँ कोई सर्वेंट वगैरह तो आ नहीं सकता था, इसीलिए जिन यान ली, लैन हुसैन, नी मेंग्याओ, जियांग क्विंग, जियांग यू, मैडम जिन, इवन लैन ई और बाकी सारे ओमेगाज भी सबको सर्व कर रहे थे और बाकी सारा वर्क भी वही लोग कर रहे थे। वही विंग वो बैठा हुआ था और वांग जी खुद विंग को अपने हाथ से सर्व कर रहा था, क्योंकि विंग के पसंद के बारे में वांग जी ने रात को ही सबको लिस्ट तो दे दी थी, तो उसी अकॉर्डिंग विंग के लिए फूड बना हुआ था और विंग सबके बीच में था, तो ऑब्वियसली वो एम्परर स्माइल तो नहीं पीने वाला था। वो अलग बात थी कि उसके लिए रखवाई गई थी, पर वो पीने नहीं वाला था, इसीलिए वो उसे हटाने के लिए बोल देता है। तुरंत ही एम्परर स्माइल हटा दी जाती है और सब नॉर्मली खाना खाते हैं। विंग और बाकी लोग जो मीट खाते हैं वो सब मीट खाते हैं और बाकी के लिए वो घास फूस तो थी ही। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.